दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड लेक्चरर श्री शिव कुमार पादा जी, जिन्हें आप भली भांति से जानते हैं। एक अच्छे राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं आप इनको। अक्सर आपने इनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो पढ़ते भी होंगे। तो इनसे आज हम बात करेंगे जो हमारे इंडिया में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसके बारे में, ताकि हमारे नौजवान साथियों को, हमारी छोटे भाइयों को, बच्चों को इस चंद्रयान के फ़ायदे पता चल सकें। तो सबसे बड़ा कदम इंडिया का, इसके बारे में बात करते हैं सर से। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि इंडिया ने एक लॉन्च किया है चंद्रयान 3, शुक्रवार को कल वो लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में हमें आप बताइए कि ये कब तक जो है अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा और इसके फ़ायदे क्या होंगे। देखिए सोनी साहब, कि मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको बात बताऊंगा कि जो मनुष्य है शुरू से ही विस्तारवादी रहा है और उसका विस्तारवादी होना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति, जो राज्य, जो देश विस्तारवादी नहीं होता वो आगे फलता फूलता नहीं, विकास नहीं कर सकता। बड़े दिनों से होड़ थी सभी राष्ट्रों की, जो धनाढ़ थे, विकसित राष्ट्र थे, उन्होंने कहा कि अपने इस पिंड धरती से दूसरे पिंडों की ओर भी छलांग लगाई जाए। तो ये श्रृंखला काफ़ी देर से शुरू हुई। 1961 में सबसे पहले ल्यूनर ऑर्बिट में भेजा गया। ल्यूनर का मतलब है चांद, वो रशिया ने भेजा। और उन्होंने एक रोबोट बनाया था जो कि जिसने सिर्फ चांद की धरती को स्पर्श किया, जो मानव रहित था। उसके बाद 1959 में जो ल्यूनर उनका जो एक श्रृंखला थी, तो यूरी गैगरिन था जिसने पूरी खला की, ये जो व्योम था पृथ्वी की कक्षा में, उसने पूरी परिक्रमा की। यूरी गैगरिन था। देखा देखी में अमेरिका ने भी अपनी एक सीरीज, जिसको श्रृंखला कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर सभी लोगों का प्रयास चांद तक पहुंचने का है, उन्होंने भी कोशिश की और उन्होंने एक अपोलो श्रृंखला शुरू की। अपोलो 1, अपोलो 11, 12 तक की। पहले तो 6-7 अपोलो जो थे वो मात्र पृथ्वी का मानव रहे थे, उन्होंने चक्कर लगाए। परंतु अपोलो 11 जो था वो 1959 में उसको लॉन्च किया गया, जिसमें 3 मानव थे, 3 एस्ट्रोनॉट थे खलाबाज। एक था माइकल कॉलिंस, एल्ड्रिन एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो प्रथम व्यक्ति जिसने चांद के ऊपर कदम रखा वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था और उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जिस पल उसने चंद्रमा की धरती के ऊपर पग रखा तो उसने एक वाक्य बोला था। वो वाक्य ये था कि गो, इंसान के लिए, मेरे लिए एक छोटा सा कदम है, परंतु पूरी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। दो इट इज़ स्मॉल स्टेप फॉर मी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बट इट इज़ ए बिग लीप फॉर द होल मैनकाइंड। उससे प्रेरित होकर दूसरे राष्ट्रों ने भी अपने वहाँ भेजना शुरू किए, चाइना ने भेजना शुरू किए। और आपको पता है कि भारत चूँकि एक विकासशील देश है, इसकी हमेशा परंपरा रही है कि आगे ही आगे बढ़ना। उन्होंने भी अपना एक चंद्रयान, एक श्रृंखला था, मिशन को शुरू किया, जिसमें उन्होंने चंद्रयान 1 दागा, चंद्रयान 2 दागा और चंद्रयान 3 जो है वो उन्होंने खला में दाग दिया, जिसका मात्र उद्देश्य चंद्रमा की धरती के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, स्पर्श करना है, बिल्कुल नाजुक तरीके के साथ। आपको याद होगा कि इससे 2 साल पहले चंद्रयान 2 जो था वो भारत ने छोड़ा और वो चंद्रयान भारतवर्ष, जो नासा का हमारे जो वैज्ञानिक थे, वो इसमें सफल भी हुए। परंतु वहाँ एक थोड़ी सी चूक हो गई। हमारा जो लैंडर था वो लैंड तो किया, लेकिन उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, उसकी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग हुई, जिससे वो वहाँ जाकर क्रैश हो गया। और उसका जो ऑर्बिटर था वो आज भी चांद की कक्षा में
उसकी परिक्रमा कर रहा है। उसका मेन एक वजह थी, कारण था कि उन्होंने जो उसका लैंडिंग का वो एक सिलसिला रखा था, वो मात्र 500 मीटर की परिधि में था कि 500 मीटर के एरिए में वो लैंड करेगा। चूँकि उस वक्त उसकी जो स्पीड गति थी उसके ऊपर इतना नियंत्रण नहीं रहा, तो वो तेज गति के साथ वो चंद्रमा के ऊपर गिरा और गिरने के बाद वो क्रैश हो गया। तो इस बात बार- कर तो इस- बात करें इस चंद्रयान 3 की, हाँ। इसमें क्या विशेष बात है जो बात दो वो है चंद्रयानों में नहीं थी? कि जो चंद्रयान 2 में इन्होंने कमियां देखी, उनको दुरुस्त करने के लिए इन्होंने 4-5 फैसले किए। पहला तो फैसला ये था कि ये जो हमारा चंद्रयान 3 है, जो पूरा का पूरा भारत में निर्मित है, इसके बीच जितनी सॉफ्टवेयर है सारी हमारी इंडिजिनस है, अपने भारतवर्ष की है। और एक और फैसला उन्होंने लिया कि वो जो चंद्रयान 2 का लैंडिंग एरिया था उसको इन्होंने बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का कर दिया कि अब हमारा चंद्रयान जो है वो 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक किसी भी स्थान पर लैंड कर सकता है। और दूसरी बात वो ये देखी कि इसका जो लैंड करने का जो एरिया था, जो उसको इन्होंने रखा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव चांद का। और आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो साल के अक्सर 11 माह वो बिल्कुल अंधेरे में रहता है और ये डार्क साइड पे है, अंधेरी जो उसकी तरफ है चांद की। और एक बात मैं आपके जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी का एक दिन, पृथ्वी के 14 दिन जो हैं वो चंद्रमा के एक दिन के बराबर होते हैं। तो चंद्रमा का एक भाग जो है वो 14 दिन पूरा का पूरा अंधेरा होता है, रात होती है, और चंद्रमा की दूसरी साइड जो होता है वो दिन होता है। अब कल 2:35 पर हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया श्रीहरिकोटा से, नासा एजेंसी ने, तो जिसको भारतवर्ष के करोड़ों लोगों ने देखा और वो बिल्कुल एक टक लगा के अपने इस चंद्रयान 3 को देखते रहे जब तक उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। भारतवासियों के बीच इतना हर्ष उल्लास था कि उनकी खुशी वो जो थी वो उसकी कोई हद नहीं थी, वो फूले नहीं समा रहे थे। और जहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो उस वक्त पेरिस में वेस्टल परेड की वो उसमें भाग ले रहे थे, तो उस वक्त भी उनकी नज़रें जो थी वो दिल थाम के बैठे हुए थे कि हमारा जो चंद्रयान 3 जो है किस तरीके से ये इसका प्रक्षेपण सफल होता है। बहरहाल हम सभी लोगों को बधाई है, क्या इसका प्रक्षेपण जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ। और सबसे ज़्यादा बधाई है वैज्ञानिकों को जिन्होंने हाँ, सबसे ज़्यादा बधाई है वैज्ञानिक जो हैं इसके बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत करके और इसके ऊपर इम्प्रोवाइज़ किया इसको, ताकि जो चंद्रयान 2 की गलतियां हैं वो इसमें ना दोहराई जाए। अब बात रही कि ये जो चंद्रयान का 2:35 पर जिसका प्रक्षेपण किया गया, अब ये करेगा क्या। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण होता है जिसको ग्रेविटेशनल पुल होती है। ये एक ऊंचाई तक होती है, एक धरती के केंद्र से एक खास जो दूरी होती है वहाँ तक होती है। तो प्रथम जो चरण है इसका वो था जो 15 मिनट के बाद ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी थी अर्थ की, उससे इसने बाहर निकलना था। और इसका जो प्रथम चरण था वो जो बूस्टर रॉकेट थे वो उस वक्त इससे अलग हो गए और बड़ी सफलतापूर्वक ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। अब पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद इसने 22 दिन लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। और इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करने का ढंग क्या होगा कि सबसे पहले इसकी परिक्रमा जो होगी पृथ्वी के बिल्कुल निकट होगी, और हर परिक्रमा के उपरांत इसका जो दायरा है वो पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता 22 दिन के बाद ये पृथ्वी की परिक्रमा से बाहर निकलकर ये चंद्रमा के ऑर्बिट की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब ये चंद्रमा की परिधि में, चंद्रमा के उसमें ऑर्बिट में पहुंचेगा, कक्ष में पहुंचेगा, तो वहाँ ये 11 दिन तक उसकी परिक्रमा करेगा। और जैसे उसने धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, वहाँ धरती के, वहाँ चंद्रमा के चक्कर लगाने का जो सिस्टम होगा भी इससे उल्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले ये चंद्रमा से दूरी से चक्कर लगाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी परिक्रमा है, जो उसका कक्ष है,
उसकी चंद्रमा से दूरी जो है वो कम होती जाएगी। और जब इसकी दूरी बिल्कुल 2.5 किलोमीटर रह जाएगी तो इसकी जो गति है इसको बहुत कम किया जाएगा, ताकि तीव्र गति के साथ ये चंद्रमा की धरती को टच ना करे। क्योंकि इसके दो भाग हैं, एक है सॉफ्ट लैंडर और एक है सॉफ्ट जो है वो सुपरवाइज़र है। सॉफ्ट लैंडर का मतलब है कि वो पूरा कक्ष नीचे लैंड करेगा और उसके बाद बीच में से एक गाड़ी निकलेगी, उसके ऊपर कैमरे लगे हुए होंगे और वो 2.5 किलोमीटर के एरिया तक वो उस सॉफ्ट लैंडर के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहेगा। अब इस सारे इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये कल्पना की जाती है कि चांद की सतह पर जल जो है वो मौजूद है। अब इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए ये जो लैंड रोवर जो है, जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो मून रोवर जिसको कहते हैं, वो वहाँ के फोटो लेगा, पिक्चर लेगा, चित्र लेगा और उसके साथ जो रोबोट हैं, जो उसके सेंसर हैं, वो यह पता लगाएंगे कि जहाँ कितनी मात्रा में पानी है और वो पानी जो है वो किस स्थिति में है, क्या वाष्प की शक्ल में है, जिस जल की शक्ल में है, या फिर वो एक जिसको कहते हैं बर्फ़ की शक्ल में है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है, वहाँ की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी से 6 गुना कम है। जहाँ अगर हम 36 किलो वजन उठा सकते हैं तो उस 36 किलो का वजन जो है चांद के ऊपर मात्र 6 किलोग्राम रह जाएगा। जब किसी जगह पे प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा, तो वहाँ पानी के होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। और इसके बाद एक और उसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि चंद्रमा के गर्भ के बीच वो कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन सी मेटल हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं, और वहाँ वो किन किन जो दूसरे पिंड हैं, आकाशीय पिंड, उनके साथ उनका क्या राब्ता है, उनके एक दूसरे के ऊपर इंटरप्लैनेटरी जो है वो एक्शन है, एक दूसरे पर क्या है। और मैं अंत तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जहाँ से चंद्रमा के तल से वो इंटरप्लैनेटरी बिहेवियर, इंटरप्लैनेटरी स्टडी वो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि चाँद जो है 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है और ज़रूरी है कि वो दूसरे ग्रहों से बहुत निकट ना सही, लेकिन निकट अवश्य होगा। और वहाँ बैठकर हम जो हमारे 9 ग्रह हैं, आकाशीय पिंड हैं, इनकी हम अध्ययन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चंद्रयान 3 जो है वह सफल होगा और भारत अब चौथा राष्ट्र होगा जिसका जो चंद्रयान के ऊपर जिसका स्पर्श होगा। और बड़े मज़े की बात है, जिस दिन ये चंद्रयान चाँद के ऊपर, चाँद की धरती को स्पर्श करेगा, वहाँ हमारा तिरंगा भी बड़ी शान से लहराएगा, जिसको पूरी दुनिया ऊंचा सिर करके देखेगी और पूरे भारतवर्ष के लोग जो हैं वो गौरवान्वित होंगे। हमारी पूरी दुआ है कि हमारा ये मिशन जो है कामयाब हो, सफल हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।